नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे 6 माह के महाभारत की। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार के पिछले 6 महीने का कार्यकाल गिनाया कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने एक लंबी बात कही। फरवरी में नमस्ते ट्रंप किया, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून बिहार में वर्चुअल रैली की और जुलाई में अब राजस्थान की सरकार गिरा रहे। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भला चुप कैसे बैठती। उसने भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पलट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी अब ट्विटर की पार्टी रह गई है, वो लगातार ट्वीट करती रहती है और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है और लगातार वो हार रहे हैं। पिछले जून की बात उन्होंने की। जून में जो संसदीय चुनाव हुए थे उसमें उन्हें ऐतिहासिक हार मिली। इसके बाद इस साल जो 6 महीने का कार्यकाल है उसके विषय में उन्होंने गिनाया कि फरवरी में शाहीन बाग का धरना करवाया, जिसकी वजह से दिल्ली के दंगे हो गए। मार्च में सिंधिया खोवा दिया और एमपी की सरकार भी खो दी। उसके बाद अप्रैल में अप्रवासियों को भड़का दिया, जून में चीन का समर्थन किया और अब जुलाई चल रहा है तो राजस्थान की सरकार और सचिन पायलट को गंवाने जा रहे हैं। अब वार प्रतिवार चल रहा था तो भला कांग्रेस फिर कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस ने फिर से पलटवार किया। उनके प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रही है। रेल, बैंक, तेल कंपनियां, एमटीएनएल, बीएसएनएल को बेच रही है। जो मुनाफे वाली कंपनियां थी उनको लगातार बेचने का काम कर रही है। जो पब्लिक सेक्टर था, जो प्राइवेट वाले थे, जो जिनके पास अपना भरपूर सब कुछ समय वो था और जो प्रॉफिट में थी उनको कमजोर किया और उनके एवज में जो प्राइवेट कंपनियां थी जो कमजोर थी उनको मजबूत किया। बाद में उन्हीं पीएसयू को उन प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच दिया। तो लगातार वार प्रतिवार हो रहा है और 6 महीने का महाभारत हो रहा है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का सरकार पर वार, कथित नाकामियों पर राहुल कैलेंडर, तो प्रकाश जावड़ेकर का तगड़ा पलटवार। कांग्रेस को बताया सिर्फ ट्विटर पार्टी। मोदी सरकार में उपलब्धियों का सिलसिलेवार, 6 महीने की महाभारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच ट्विटर पर दिलचस्प जंग छिड़ी हुई है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सरकार की कथित नाकामियों का कैलेंडर जारी किया है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए जावड़ेकर ने सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही कांग्रेस पर जवाबी तीर चलाते हुए पिछले महीने हुई विफलताओं का ब्यौरा दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा। फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने 6 महीने में शानदार काम किया है और कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पार्टी बनकर रह गई है। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार के काम का कैलेंडर भी जारी किया है। इस कैलेंडर में सिलसिलेवार तरीके से सरकार की पिछले महीने की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मई का महीना संसदीय चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय का नाम रहा और जून में प्रभारी तरीके से चीन को जवाब दिया गया। जुलाई में राजस्थान की कांग्रेस सरकार
ढहती दिखाई दे रही है। जावड़ेकर ने जवाबी तीर चलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 6 महीने में फरवरी में कांग्रेस ने शाहीन बाग करवाकर दिल्ली में खूनी दंगे करवाए। मार्च में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो दिया। अप्रैल में कांग्रेस कोरोना काल की वजह से गांव लौट रहे मजदूरों को भड़काने में लगी रही। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे हैं। बहरहाल देश भर में इस कोविड काल को लेकर सियासत भी जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर सवाल दाग रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 6 महीने की महाभारत क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, 6 माह की महाभारत। और क्यों हो रही है महाभारत? हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गजराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका गजराज जी। और आर्य उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है आर्य उस्मानी साहब। और हमारे लखनऊ स्टूडियो से प्रोफेसर बी तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ेंगे। और जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। हम सीधा गजराज सिंह का रुख कर लेते हैं। गजराज जी, आपने उनके 6 महीने की उपलब्धि गिनाई और उन्होंने आपके 6 महीने क्या बल्कि साल भर की उपलब्धियां गिना दी, क्या कहेंगे आप? सभी आवाज आ रही है यार, आवाज आ रही है यार, सुनो इसमें नेटवर्क। गजराज जी, आपको आवाज आ रही है? गजराज सिंह जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, आपने सरकार की 6 महीने की उपलब्धि गिनाई, राहुल गांधी ने 6 महीने की उपलब्धि गिनाई, पलट के प्रकाश जावड़ेकर ने आपके साल भर की उपलब्धियों गिना दी, क्या कहेंगे आप? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक हम प्रोफेसर बीबी तिवारी साहब का रुख करते हैं। बीबी तिवारी साहब, आपने रिपोर्ट देखी हमारी, ये वार प्रतिवार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय वास्तव में जो सरकार है वो मुद्दों से थोड़ा सा भटक रही है। सरकार विपक्ष के कमजोर होने का फायदा उठा रही है। विपक्ष इस समय अपने बात को सही ढंग से और प्रभावी ढंग से जो वास्तव में जनता के मुद्दे हैं उनको रख नहीं पा रही है। जो कोरोना काल में वास्तव में जनता का मुद्दा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था बेरोजगारी का। तो ये 6 महीने की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, जबकि वास्तव में सरकार के सामने इस समय बेरोजगारी का मुद्दा बहुत जबरदस्त है। मध्यम वर्ग के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं उन्होंने अपने उस लॉकडाउन पीरियड में जो इन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा करी थी, उस आर्थिक पैकेज में वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए, जो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग के लिए तो आपने 5 किलो गेहूं अनाज और सबकी बात कर दी, 2000 रुपए की बात कर दी। उच्च वर्ग को कहा आपने, आप टैक्स पेयर हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग जो इस समय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ना तो वेतन पा रहा है और ना सरकार के किसी सहयोग पा रहा है, ना वो अनाज ले सकता है, टैक्स पेयर है, ना तो वो आपके 2000 की सहायता पा सकता है क्योंकि वो टैक्स पेयर है, और मध्यम वर्ग है इधर अपने ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से वो निकाला जा चुका है, क्यों उसके पास रोजगार भी नहीं है। आने वाले 6 महीने में कोई रोजगार की नई सूरत भी, शकल भी नहीं दिख रही है। सरकार कह रही है कि हम सभी लोगों को मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत एक अम्ब्रेला प्लानिंग के तहत, प्लान के तहत हम सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये मध्यम वर्ग को कौन सा रोजगार उपलब्ध कराएंगे? मनरेगा में फावड़ा चलाने का जी, या सिर पे टोकरी ढोने का, या जो एक आईटी इंजीनियर है, या जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकाला गया है, या जो एक स्कूल से निकाला गया शिक्षक है, या जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर है, या जो किसी यूनिवर्सिटी से अभी छटनी हुई है,
इन सब लोगों के लिए सरकार के पास एक स्पष्ट नीति का अभी अभाव दिख रहा है। इस मुद्दे को अगर विपक्ष प्रभावी होता तो इस मुद्दे को उठाता, ना कि वो सरकार की उपलब्धियां गिनाता। तो स्वाभाविक है अगर सरकार को वास्तविक मुद्दों से आप रूबरू ना करा करके किसी अन्य मुद्दे की तरफ ले जाएंगे तो आप उसकी पलटवार खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। गजराज सिंह का जी का रुख करते हैं। गजराज सिंह जी, आपने सरकार के 6 महीने की उपलब्धि गिनाई, तो सरकार ने पलट के साल भर की आपकी उपलब्धियां गिना दी। जी गजराज जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? राजेश सिंघल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्य उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब, 6 महीने की महाभारत चल रही है। कांग्रेस ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि सरकार ने 6 महीने में क्या क्या नाकामियां थी। कांग्रेस की नाकामियों का पिटारा खोल दिया, क्या कहेंगे आप? जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और ये प्रकाश जावड़ेकर साहब जो ये बता रहे हैं उपलब्धियां, इनको अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए। यही जब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में तो यही महंगाई के ऊपर इतना हल्ला मचाते थे, सड़क पे ऊपर आकर के सिलेंडर सर पे लाद के पहुंच जाते थे, तेल के दाम डीजल के दाम कम करने की बात करते थे, पेट्रोल की दाम कम करने की बात करते थे, कच्चे तेल के रेट गिर गए थे, कह रहे थे उस हिसाब से होना चाहिए। आज इनको महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही, आज इनको महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही, आज इनको बेरोजगारी नहीं दिखाई पड़ रही। आज त्राह त्राह मची हुई है पूरे देश में और इनके पास उनके लिए कोई योजनाएं नहीं है। भाई जो नौकरियां लोगों की चली गई हैं, जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है और उनको कोई सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो इनके वोटर भी हैं, उनके लिए कोई योजना इनके पास है नहीं। इनको बजाय जवाब देने के विपक्ष को अच्छे काम करने चाहिए। इनको जो माध्यमिक विद्यालयों के टीचर हैं, जिनको हमारी सरकार जो है साल में 12,000 रुपए देने का काम करती थी, उनके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। सारी योजना इन्होंने बंद कर दी, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, नौकरी की कोई चांस ही नहीं है अब तो कोरोना काल में। और इनको अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रोटी और कपड़ा और मकान उपलब्ध कराएं। लेकिन उसके बाद आपने देखा जब इन्होंने लॉकडाउन किया तो सैकड़ों हजारों मजदूर, क्या दशा हुई थी उनकी, आपके चैनल पे, सारे चैनल पे दिखाई पड़ रहा था। इनके पास कोई योजना नहीं है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। बस इनके पास एक केवल जातिवाद की योजना है कि पाकिस्तान के लोग भूख से मर रहे हैं, ईरान के लोग भूख से मर रहे हैं, बस इसी में ये खुश हैं। आपको अपना देखना चाहिए ना। आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमी एकदम जीरो पे चली गई, उसको मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय दाम है, उसके हिसाब से डीजल को 25 रुपए लीटर और पेट्रोल को 26 रुपए लीटर होना चाहिए। उसके ऊपर आपने इतना टैक्स लगा करके जो लूटने का कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसको ना तो आपको जनता माफ करेगी और ना ही भगवान आपको माफ करेगा। ठीक है, और ना ही भगवान आपको माफ करेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में उस्मानी साहब। राजेश सिंघल साहब का रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़े हमारे साथ में। राजेश जी, कांग्रेस एक और आपकी नाकामियां गिना रही है और पलट के आपने उन कांग्रेस की नाकामियां गिना दी। यहां बैठे हुए सारे हमारे जो मेहमान हैं वो कह रहे हैं
कि जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन जवाब उल्टा आप कांग्रेस से मांगते हैं। जी राजेश जी। जी राजेश जी। जी जी जो छत्तीसगढ़ ये उसका मुख्य कारण था। इस देश के अंदर माननीय मोदी जनता के द्वारा सरकार चुनी गई, जनता ने पूरा विश्वास माननीय मोदी के ऊपर जताया। उसी के बाद सन 2019 के अंदर फिर आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 352 सीटों पर सीटें प्राप्त करके इस देश के अंदर एक अच्छा नेतृत्व देने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है गरीबों का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के जीतने के आधार पर भारत बहुत पूरे देश के अंदर काम कर रही है। और आज इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस की पार्टी केवल मात्र ट्विटर की पार्टी रह गई है। राहुल गांधी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा, पार्टी के पास जो जनता के हित में तमाम निर्णय ले रहे। आज जनता एक जनता, देश की एक जनता, एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास पैदा करके माननीय मोदी के प्रति अपना समर्थन लगातार दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। राजेश जी, हमारे साथ गजराज सिंह भी जुड़ चुके हैं। गजराज जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, आपने सरकार की नाकामियां गिनाई और प्रकाश जावड़ेकर ने आपकी नाकामियां गिना दी। आपको कह दिया कि आप सिर्फ ट्विटर की पार्टी रह गए हैं, घर में बैठ के ट्वीट करते हैं। आवाज ये बोल ले रही थी। गजराज जी आपको, गजराज जी आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? गजराज जी मिल रही है? हेलो, गजराज जी अगर आपको, गजराज जी अगर आपको आवाज मिल रही हो जी, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 6 महीने की नाकामियां गिनाई, लेकिन भाजपा ने, प्रकाश जावड़ेकर ने आपकी साल भर की नाकामियां गिना दी। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी महीने से ही ये पूरा देश भाजपा सरकार जो मोदी जी की है उसके कर्मों को झेल रहा है। फरवरी के माह में ही पूरी दुनिया को मालूम था कि कोरोना की महामारी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ भी दिसंबर माह में यह बीमारी का संकेत हमें मिल गया था। हमारे नेता ने इन्हें आगाह किया था कि अभी से सावधान हम लोगों को हो जाना चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सुना कर दिया, जिसको कि आज हम ही नहीं पूरा देश जो 11 लाख से ऊपर रोगी महामारी के तहत कोरोना की बीमारी से हो गए हैं, बहुत जल्दी ही 15 लाख इस महीने के अंत तक हो जाएंगे। ये केवल जो मोदी सरकार है, माननीय मोदी जी का हठधर्मी का, माननीय मोदी जी का बड़बोलेपन का ही नतीजा है कि आज पूरा देश तबाह है। अगर समय रहते हुए मोदी जी चेत गए होते और कोरोना की जो बीमारी हमारे मुल्क में आई है, यह हमारे मुल्क की नहीं है बल्कि बाहर से आई हुई बीमारी है। फरवरी में ही ये लॉकडाउन की व्यवस्था करते, सारी व्यवस्था जो हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां थी उनको इकट्ठा करके उनसे सलाह मशवरा करते, मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करते, तो जितने भी हमारे श्रमिक थे जो पूरे समय में दुखी रहे, परेशान रहे, जो सड़कों पर घूमते रहे, पैदल भूखे प्यासे रहे, आने जाने में दिक्कतें हुई, वो परेशानी देखने को नहीं मिलती। जो आज 11.5 लाख से ऊपर वो बीमारी हमारे मुल्क के अंदर नहीं होती। जो भी मुल्क से बाहर लोग आने वाले थे उनको एयरपोर्ट पर रोक करके उनकी वहीं पर अपने इलाज उनका कराया जाता। तो हिंदुस्तान के अंदर
आज हम वाह करते अपने प्रधानमंत्री की, लेकिन माननीय मोदी ठीक है ठीक है गजराज जी, आप तो पूरा भाषण ही देने लगे। अरे ये मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं गजराज जी। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। ये आप टीवी चैनल में बैठे हुए, आप याद कर लीजिए। आ रहा हूं, राजेश जी का रुख करूंगा। राजेश सिंघल जी, भाई ये जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने कि फरवरी में आपने नमस्ते ट्रंप किया, इसको लेकर के बड़ी आलोचना हो रही है कि जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था उस समय आप अगर थोड़ा ध्यान रखते तो कोरोना हमारे यहाँ आता ही ना। क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से माननीय मोदी ने ट्रंप जी को नमस्ते किया, उस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो हमारे कोरोना के ऊपर माननीय मोदी ने जो लड़ाई है, और निश्चित रूप से कम संसाधन होने के बावजूद, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम संसाधन होने के बावजूद, और हमारा देश स्वास्थ्य के क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ क्षेत्रों के बावजूद जिस प्रकार से माननीय मोदी ने इस कोरोना की बीमारी पर जो लड़ाई लड़ी है, वास्तव में हमारे मोदी जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पूरे देश को बचाने का, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, लेकिन जरा सवाल सुनते जाइए, एक एक करके जवाब देते जाइए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। जवाब कह रहे हैं कि आपने एमपी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पास मिला लिया। क्या कहेंगे आप? उस प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन चुका था, तो कांग्रेस के विधायकों ने बागी होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार बनाने का काम किया है। मैं ऐसे विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। वास्तव में मध्य प्रदेश के हित में निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। ये एक अच्छा और कांग्रेस के विधायकों का कोई भी विश्वास उसकी कांग्रेस की पार्टी के ऊपर नहीं, और उसके नेतृत्व में कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा जवाब दे दीजिए। 6 सवाल सुन, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड मांगा है, छोटा छोटा सवाल लीजिए। अप्रैल में कह रहे हैं आपने मोमबत्ती जलाई, थाली बजवाई, मोमबत्ती जलवा दी। एक है जो अपना भारतीय हम दिए जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं उसका परिणाम था कि माननीय मोदी ने पूरे देश के अंदर मोमबत्ती दिए जाकर एकता का संदेश देने का काम किया, और पूरी माननीय मोदी की समर्थन देगा। आज माननीय मोदी के ऊपर देश की जनता का विश्वास है, पूरा देश एकजुट है। यह हमारी जनता का विश्वास माननीय मोदी पर है। ठीक है, सब विश्वास तो आई है प्रधानमंत्री पर, तभी तो 300 से ज्यादा सांसद दिए ना। मई में कह रहे हैं कि सरकार के 6 साल पूरे हुए, आपने उसको सेलिब्रेट किया। जी राजेश जी, राजेश जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, लगता है राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है राजेश जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए गजराज जी के पास चलते हैं। गजराज जी, आपकी नाकामियों का पुलिंदा खोल दिया, जरा ये बता दीजिए। कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो ट्विटर की पार्टी हो गई है। हेलो जी गजराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का कहना है आपकी पार्टी तो ट्विटर की पार्टी हो गई है। जब मैं 1985 में एमएलए बना, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के मुश्किल से 12 एमएलए थे। हमें बदलते हुए देर नहीं लगती। जो जावड़ेकर जी जो बोल रहे हैं वो बड़बोले बोल हैं उनके। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को
डुबो करके रख दिया है। यह बीमारी हिंदुस्तान के अंदर मिली, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए उन्होंने ये नाटक खेला और ट्रंप को यहाँ पर बुलवाया। 22,000 लोग अमेरिका से हिंदुस्तान के अंदर आए, बीमारी को लेकर के वो लोग आए थे। जो आज जावड़ेकर जी कहते हैं। गजराज सिंह जी सवाल सुनिए, गजराज जी सिंह सवाल सुनिए, एक एक सवाल सुनते जाइए, जवाब देते जाइए। जैसे राजेश सिंघल जी ने दिया है, फरवरी में आप पर आरोप है कि फरवरी में आपने शाहीन बाग करवाया, शाहीन बाग का धरना करवा करके दिल्ली में दंगे करवाए। बाग भी इन्हीं का ही छाया खेल था। हम लोगों ने तो शांत कराने का काम किया। हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों को एकजुट होकर के इस मुल्क के अंदर अमन चैन कायम करने का काम हमने किया। ये पीछे से सारा वार करते हैं और उसी का फल हुआ कि ये बिना हिंदू मुसलमान के इनकी दाल भी नहीं गलती है। पूरे मुल्क के अंदर ये पाकिस्तान आतंकवाद, गायवाद, 100 तरह की बीमारियां मुल्क के अंदर पालते हैं। ये सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान के ऊपर। गजराज जी थोड़ा आराम से बहुत, मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे जवाब चाहिए, क्योंकि सवाल का जवाब भी चाहिए ना। मार्च में आप पर आरोप है कि मार्च में आपने मध्य प्रदेश की सरकार गवा दी और सिंधिया गवा दिया। जी गजराज जी, जी गजराज जी गजराज जी सवाल आपसे है भाई, सवाल आपसे है भाई, एक एक सवाल का जवाब देते जाइए। सवाल आपसे है जी जी गजराज जी, अगर आपको आवाज गजराज जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, सवाल आपसे है कि मार्च में आपने मध्य प्रदेश की सरकार गवा दी और सिंधिया को भी गवा दिया। देखिए, भाजपा के लोगों को और खास तौर से मोदी जी को इस देश के अंदर अशांति फैलाने का, लोकतंत्र को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई सरकारें के बल पर इन्होंने उन्हें खरीदने का काम किया है। मुझे याद है कि इन्होंने कर्नाटक के अंदर जो एमएलए कांग्रेस के थे, जो सिंधिया जी के साथ थे, उनको बंधक बना करके रखा। कोरोना के समय में उन्हें बंधक नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि सरकार बनानी थी। इन्होंने जहां जहां इनकी हुकूमतें थी वहीं पर उनको एमएलए को बंदी बना करके रखा और उन्हें तब तक नहीं आने दिया जब तक इनकी हुकूमत ना बन गई। नीचे से लेकर के ऊपर तक का सारा का सारा बेईमानी। ठीक है, छोटा छोटा जवाब गजराज सिंह जी, छोटा छोटा जवाब चाहिए। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना है हमें। एक फिर कह रहे हैं कि अप्रैल में आपने जो अप्रवासी हैं उनको भड़काया, आपने अप्रवासियों को भड़काने का काम किया। अगर हम श्रमिक लोगों को उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर श्रमिक लोगों को हम उनके स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये इन्हें भड़काना कहेंगे। जो इनका काम था, जो बीजेपी की सरकार का काम था, वो इन्होंने नहीं किया, बल्कि हमने जानते हैं कि हमने उन गली मोहल्लों के अंदर उन सड़कों पर उन्होंने लगते हुए लोगों को देखा है, उन्हें खाना खिलाने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया, उनको उनके स्थान पर पहुंचाने का काम किया। ये उसे कहते हैं कि भड़काने का काम है। अपनी ठीक है, अपनी कमी को, अगर ये सही सलामत पहले लॉकडाउन लगा देते फरवरी के महीने में, तो कोई भी श्रमिक सड़क के ऊपर नहीं आता। ये इनकी नाकामी रही और ये ठीक है गजराज जी, आप बने रहिए, आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक ब्रेक का है, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम उनसे ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। 6 महीने की महाभारत हो रही है। महाभारत तो यूं तो 18 दिन चली थी, लेकिन ये एक ही दिन की महाभारत है और 6 महीने का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने 6 महीने का हिसाब मांगा और बताया कि 6 महीने में आपने क्या क्या किया। तो पलट के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा साल भर का हिसाब मांग लिया कि देखिए हमने क्या क्या किया, अपनी उपलब्धियां गिनाई, और कांग्रेस ने क्या किया, उनकी नाकामियां भी गिना दी।
इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब, वाक युद्ध जारी है, 6 महीने का महाभारत है, लेकिन वाक युद्ध में लड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? उस्मानी साहब, आपको आवाज मिल रही हो तो सवाल आपसे यह है कि दोनों के बीच में महाभारत चल रही है, आपने देखा दोनों लोग एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो सरकार होती है वो मिल रही है, उसकी जिम्मेदारी होती है जी, वो उसकी ये जिम्मेदारी होती है वो जो है सब लोगों को सरकारी दर पे खाना पानी की व्यवस्था कराए, जो बेरोजगार उनको रोजी रोटी की व्यवस्था कराए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी की व्यवस्था कराए। इसका तो इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। इनके पास करवाया तो है, नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और राशन फ्री दे रहे हैं। देने से काम नहीं चलेगा, ये भीख देने से काम नहीं चलेगा। तो आप भीख मांग रहे हैं, गरीबों के लिए इतना पर्याप्त है? क्या अपने घर से दे रहे हैं ये जी? क्या ये अपने घर से दे रहे हैं? ये हमारा, अरे घर से कोई पार्टी देती है अपने, क्या आपसे देती थी? जी ये जनता का पैसा है, टैक्स जनता देती है और वो जो पैसा है वो जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीच के लोग हैं, मध्यम क्लास के लोग हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी नौकरियां भी चली गई और वो भीख भी नहीं मांग सकते हैं। अरे सर ये बताइए उस्मानी साहब, आप ये बताइए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि शाहीन बाग में धरना करवाकर दंगे करवाए, क्या कहेंगे आप? ये दंगा पार्टी तो यही है बीजेपी, क्योंकि ये जो लोग वोट दे करके, जिसके वोट से इनकी सरकार बन रही है, उनकी जांच कर रहे हैं कि ये हमारे हिंदुस्तानी भारतीय हैं कि नहीं है। उसमें ये आधार कार्ड भी नहीं मांगेंगे, ये वोटर कार्ड भी नहीं मानेंगे। उनकी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जिस प्रमाण पत्र के आधार पे वो वोट दे रहे हैं और ये सरकार में जा रहे हैं, तो ये तो इन्होंने क्या है जो स्थिति उत्पन्न की है।
जब जनता परेशान होगी, लोकतंत्र में अधिकार है धरना प्रदर्शन का, और वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जायज मांगे थी उनकी, और उसमें कांग्रेस का या किसी छोटा छोटा सवाल ले लीजिए जल्दी से। उस्मानी साहब, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कांग्रेस ने चीन का समर्थन किया। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, अब इनके कहने से तो हो नहीं जाएगा कि चीन का समर्थन किया। इनको जवाब ये देना चाहिए कि चीन के बॉर्डर पे चाइना के सैनिक आकर के हमारे 20-22 जवानों की को शहीद कर देते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनकी शहादत कैसे हुई, क्यों हुई, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये जो कह रहे हैं कि हम सीमाओं की रक्षा करेंगे, कौन सी सीमाओं की रक्षा कर ली इन्होंने? इनके अंदर चीनी सैनिक घुस आए और मार के चले गए, और ये अपना सीना ठोक रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे मोदी है तो सब संभव है। क्या संभव है आपके पास? बताइए राजेश जी, जवाब दे दीजिए भाई। हलफनामा देते हो, पार्टी के की हिफाजत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस की सरकार देश की कोई सीमा सुरक्षित नहीं थी, भारत माता की कोई सीमा सुरक्षित नहीं थी। देश के अंदर आतंकवादी 13 किलोमीटर चला गया, 13 किलोमीटर घुस आया तुम्हारे चाइना। आज जो है, जो नेपाल एक छोटा मुल्क है, कभी आंख नहीं दिखाई, मोदी आपको आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आपको आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान भी आपको आंख दिखा रहा है। पड़ोसी मुल्क आपसे नाराज है। आप लोग कह रहे थे कि ये तो जो है चारों तरफ हमने सब देश बना लिए। कहाँ गए आपके मित्र देश? कहाँ गए आपके मित्र देश? अब आपके सैनिकों को नेपाल भी मार रहा है, छोटा मुल्क जो है वो भी आपको आंख दिखा रहा है। चाइना तो आप छोड़ दीजिए, तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हो कि हम रोजी रोटी देंगे, 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। आपने हजारों करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया, आपने हजारों करोड़ का, और आपकी लोकतंत्र में तो कोई आस्था है ही नहीं। भाई एक चुनी हुई सरकार, बताइए भाई राजेश जी जवाब दीजिए। सरकार को गिराना, उस्मानी साहब जवाब ले लीजिए। ये बहुत टाइम है कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके उनसे इस्तीफा दिलवा करके और उनको बिना विधायक के कैबिनेट मंत्री बना करके का लोकतंत्र है। बताएं, ये इसका जवाब दें, कहाँ का लोकतंत्र? बताइए राजेश जी, बताइए राजेश जी। उस्मानी साहब आप शांत हो जाइए, राजेश जी जवाब देंगे इसका। जी जी मोदी जी, राजेश जी आपको आवाज मिल रही हो तो उस्मानी साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ये आरोप है, ये आरोप नहीं है। मैं आरोप को बढ़ाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को बंद रखा। अरे उनको फ्री तो करिए। राजस्थान में आईटी के छापे कौन डलवा रहा है? आईटी के छापे कौन डलवा रहा है? दहशत का माहौल कौन पैदा कर रहा है राजस्थान में, ये बता दीजिए आप। राजस्थान में अरे आप विपक्ष के ऊपर आप दहशत कायम करके सरकार का लोगों को इस्तीफा लेकर के और सरकार गिरा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार गिराने का। ये कौन सा लोग? हम कोई हम कोई ये आपस की, ये कांग्रेस की आपस की लड़ाई है। मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम कोई दहशत का भाव नहीं मार रहे हैं। यदि हम दहशत भाव मार रहे होते इसी देश के अंदर हम संविधान 14 में आते या संविधान 20 में आते। का पूरा विश्वास माननीय मोदी जी के ऊपर है। चाहे कितना भी आरोप लगा दे हैं उस्मानी साहब, आप कितना भी आरोप लगा दे हैं, आपको कहने से जनता बेकार नहीं आने वाली है। जनता समझ चुकी है कि आप किस प्रकार के हैं। आप इस देश के अंदर सांप्रदायिकता भटकाते हैं, आप इस देश के अंदर आतंकवाद बढ़ावा देते हैं, आप देश के अंदर ठीक है राजेश जी। उस्मानी साहब आप भी रुकिए, राजेश जी आप भी रुकिए भाई। बीबी तिवारी साहब के साथ चलेंगे, पास चलेंगे। ठीक है, जनता जवाब देगी सबको। अब दोनों लोग बने रहिए। उस्मानी साहब 1-to-1 डिबेट नहीं होगी ना?
उस्मानी साहब आप थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे प्रोफेसर साहब के पास जाना है, उनसे समझना है कुछ चीजें। प्रोफेसर साहब आप बताइए भाई, सारे पार्टी आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही नहीं कांग्रेस। भाई उस्मानी साहब आप थोड़ा शांत हो जाइए। ये बताएं ना कितना विकास किया है। उस्मानी साहब आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। आप ये बता दीजिए, उस्मानी साहब शांत हो जाइए, आप ये बता दीजिए। कांग्रेस आरोप लगा रही कि सरकारें मध्य प्रदेश और राजस्थान की गिराई, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि अपने कर्मों से गिर गई सरकार। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं इसका 2 बिंदु पर जवाब देना चाहता हूं जी। एक तो मैं शुरुआत करूं अगर एमपी से, तो एमपी में जब चुनाव लड़ा गया था तो उस्मानी साहब आप शांत हो जाइए भाई। उस्मानी साहब प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। हाँ प्रोफेसर साहब। तो देखिए ऐसा है, उस्मानी साहब सुनिए जरा सा। ऐसा है कि जब एमपी में चुनाव लड़ा गया था तो उस समय सिंधिया जी नेतृत्व कर रहे थे और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए थे किसानों के, और उन मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा था, यद्यपि मुख्यमंत्री उस समय यह लग रहा था कि सिंधिया जी बनेंगे, लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री ना बना करके कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। होता यह है कांग्रेस में, कांग्रेस की अपनी अपनी परेशानी है कि जब सोनिया जी आती हैं तो उनके सिपा सालार आगे हो जाते हैं, जब राहुल जी आते हैं तो उनके सिपा सालार आगे हो जाते हैं। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय राहुल गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे, इसी तरह राजस्थान में जो चुनाव लड़ा गया था वो सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किसानों के मुद्दे को सवाल उठाया था, कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करने की कोशिश किया। और उसको बात देखिए प्रोफेसर साहब, ये तो हर पार्टी में होता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की अपनी समस्या है, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई है। इसमें अब स्वाभाविक है जब आप आपस में लड़ेंगे तो दूसरा उसका लाभ तो उठाएगा ही। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि ये लाभ उठाएगा। जैसे राजस्थान में अगर आप आपस में लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की मैं पूरी तरह बताऊं, एक तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को पूरी सरकार गिफ्ट करी है। ये गिफ्टेड है, एमपी की सरकार पूरी गिफ्टेड सरकार है कांग्रेस के द्वारा जी। राजस्थान में भी कुछ कदम वैसे ही चल रहे हैं। यह भी लग रहा है कि अगर ऐसे ही खिंचता रहा तो कुछ दिन में राजस्थान की सरकार को भी उठा करके ये इसमें थोड़ा सा अगर हम रोल देखें तो विजया राजे जो वसुंधरा राजे जो सिंधिया है, वसुंधरा राजे जी की वजह से थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, नहीं तो अब तक कांग्रेस ये भी बीजेपी को गिफ्ट कर चुकी होती। अब जरा ये जल्दी से ये भी बता दीजिए, सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि जो पीएसयू हैं, जो प्रॉफिटेबल पीएसयू हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है और सभी चीजों का निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर मैं सुरजेवाला की बात से थोड़ा सा सहमत हूं। कारण ये है कि रिलायंस जियो बीएसएनएल का प्लेटफॉर्म यूज करती है, एमटीएनएल का प्लेटफॉर्म यूज करती है, और बीएसएनएल का नेटवर्क सबसे घटिया है। बीएसएनएल में से पोर्ट करा करके आदमी रिलायंस जियो में भाग रहा है। उसी बीएसएनएल का जो बीएसएनएल घाटे में चल रही है, 3-3, 4-4 महीने से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, उसी का प्लेटफॉर्म यूज करके रिलायंस आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। दूसरी बात, रिलायंस जियो आज कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है सिर्फ बीएसएनएल के प्लेटफॉर्म को यूज करके। अगर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया नेटवर्क हमारे बीएसएनएल का था जो हर जगह उपलब्ध था, तो वो 4G स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को क्यों नहीं मिला? 4G टेक्निक आज भी बीएसएनएल क्यों नहीं चला पा रही है? ऐसा क्या कारण है? 5G टेक्निक आने जा रही है और जवाब दे लेते हैं। 3G पे जवाब जल्दी से राजेश जी जवाब दे लीजिए भाई। प्रोफेसर साहब जवाब मांग रहे हैं आपसे कि बीएसएनएल को क्यों नहीं दिया 4G, क्यों नहीं दिया 4G, उनको क्यों खत्म किया जा रहा है? हमारी सरकार हमारी सरकार काम कर रही है, ये हमारी सरकार कर रही है, चिंता बिल्कुल नहीं। जी आप अपनी बात रख सकते हैं। ये कहांगे आवाज
ठीक है, अब बने रहिए। गजराज जी के पास चलेंगे। गजराज जी, आपकी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि आपने चीन का समर्थन किया। राहुल गांधी वहां जाते हैं, समर्थन करते हैं चीन का। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, झूला झुलाए ये, उनके साथ बिरयानी खाए ये, उनके साथ बिरयानी खाए ये, देश में घुमाए ये, और विरोध हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे हमारी वो नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं दुनिया का नक्शा बदल दिया। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो बांग्लादेश बना करके श्रीमती इंदिरा गांधी का ही ये कलेजा था। अरे 56 इंच की छाती कहाँ चली गई? जो 56 इंच की छाती पता नहीं कहाँ सो गई है। केवल 56 इंच की छाती का एक ही काम रह गया है, एमएलए लोगों को खरीदना, चुनी सरकारों को तोड़ना, पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी में करना। जरा इस बात का भी जवाब दे दीजिए गजराज जी। राजेश जी, गजराज जी जरा इस बात का भी जवाब दे दीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट को कमजोर कर रही है और बेच रही है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट तो आपके समय में ही कमजोर हो गई थी ना। चलिए उस्मानी साहब क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन ये तो सारे सेक्टर तो कांग्रेस के समय में ही कमजोर हो गए थे। बीएसएनएल और एमटीएनएल तो उसी समय कमजोर हो गया था। नहीं थे जी, बेचने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने, जितने डिपार्टमेंट थे सरकारी, चाहे वो रेल हो, चाहे तेल हो, और चाहे ये आपका टेलीफोन हो, बीएसएनएल हो, सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। अभी आप कह रहे थे, प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इसका जब इतना बड़ा वो सब पूरा सेटअप है हर जिले में बीएसएनएल का, तो उसको कैसे कमजोर किया? क्योंकि इनको ये तो अंबानी के गोद में बैठे हैं, को देना है, उन्हीं के हाथ बेच देना, हवाई अड्डे भी बेच देना है, स्टेशन भी बेच देना है, ताजमहल भी बेच देना है, लाल किला भी बेच देना है, और सब कुछ उनके हाथों गिरवी रख देना है। इनके पास कोई इसका जवाब नहीं है, कोई इसका जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है, जवाब ही ले लेते हैं। राजेश सिंघल जी, जब जवाब मांग रहे हैं आपसे सारे जो मेहमान हैं, वो कह रहे हैं आपने कहा था कि रेलवे को बिकने नहीं देंगे, प्राइवेट निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया और अब बैंकों का भी निजीकरण शुरू कर रहे हैं। लगता है राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रोफेसर साहब का रुख करेंगे। प्रोफेसर तिवारी जी, क्या लगता है कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट को जिस तरीके से कमजोर किया गया, सरकार कांग्रेस के समय में भी कमजोर हो गई थी? नहीं, देखिए, जब टेलीकॉम सेक्टर को खोला जाना शुरू हुआ था जी, तो वो 2002 का वर्ष था, और 2002 में कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी थी। पहली बात, जब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना शुरू किया तो उस समय एक नीति होनी चाहिए थी कि ओपन बिड, और ओपन बिड की पॉलिसी सरकार ने अपनाई, लेकिन उतने खुले छूट नहीं दिया पब्लिक सेक्टर यूनिट को टेलीकॉम सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को तो ओपन प्ले करने की छूट दी, लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन या टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन जो होती है टेलीकॉम सेक्टर में, वो छूट बीएसएनएल या एमटीएनएल को नहीं मिली। तो इसलिए एमटीएनएल या बीएसएनएल उस तरह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए था, इसलिए वो पिछड़ गए। ये कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी ने तो शुरुआत कर ही दी थी। आते हैं रेलवे का जो मेन पर्पज था, देखिए, रेलवे प्रॉफिट मेकिंग यूनिट थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, लेकिन रेलवे का जो पर्पज था वो था मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सरकार आज की तारीख में अपने मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की एजेंडे से पीछे हट रही है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग इस समय मोटिव हो गया है सरकार का, इसीलिए उसको रेलवे को प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा ओपन कर रहे हैं। राजेश जी का रुख कर। राजेश सिंघल जी, प्रोफेसर साहब आपसे जवाब मांग रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, सब चीज का निजीकरण, आप तो कह रहे थे निजीकरण होगा नहीं। ऐसा है
कि देश की जनता के हित में जो काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। क्यों कहा था, सीधे ही कह देते कि हम आएंगे तो निजीकरण करेंगे, क्योंकि ये जनता के हित में है। जनता के हित में है। आज ये हम पर सवाल दाग रहे हैं, कांग्रेस के लोग आज हम पर सवाल दाग रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की इज्जत तो संभाषण में देखी थी, आज ये हमसे सवाल दाग रहे हैं। ये किस प्रकार का सवाल दाग रहा है? जब निजीकरण से ये टेक ओवर हुआ था, इंदिरा गांधी ने जब टेक ओवर किया था सारी प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को, तो वो देश हित में नहीं था। जब पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया था या जब इन लोगों का अधिग्रहण किया था 1969 में, तो वो देश हित में नहीं था। बताइए भाई, तब तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी हमारी। जवाब जी राजेश जी। जी हेलो जी हेलो जी आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सवाल ये है, प्रोफेसर साहब सवाल ये पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी ने प्राइवेट वालों को पीएसयू बनाया था, तो क्या गलत किया था? जी गलत ही किया था। हेलो गलत किया था। हेलो गलत किया था जी। हाँ आपकी आवाज डिस्टर्ब की बात रख सकते हैं। आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज। हेलो जी हेलो। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। प्रोफेसर तिवारी साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। आप कह रहे थे कि, लेकिन सवाल ये है, अब ये खबर, अभी जो बात है कि उस्मानी साहब भी कह रहे थे, अब बैंकों का भी निजीकरण किए जाने की बात की जा रही है। देखिए यही तो गलत है। जिसके निजीआई जब अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अर्निंग कर रही है और उसके शेयर इस समय मैक्सिमम हाई पर हैं, तो सरकार कह रही है कि इस समय हमको उसका अच्छा दाम मिल सकता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हमको उसका सबसे अच्छी प्राइस मिल सकती है, इसलिए हम उसको पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे। लेकिन एक चीज बताइए, जब आपने बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इस बैंकिंग सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया और इस तब कंपटीशन में भी पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी जो एसबीआई है या जो अन्य बैंक हैं जिनको आपने मर्ज किया, कोलैबोरेट कर दिया, कोलैबोरेशन किया, अमलगमेशन किया, वो तो ठीक था। लेकिन अब जो बैंक सबसे बढ़िया काम कर रही है और अधिकतर लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज करते हैं, एसबीआई वहां चार्ज नहीं करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक मिनिमम बैलेंस लेते हैं, एसबीआई वहां मैक्सिमम सोशल वेलफेयर पर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलती है। तो यहां पर एसबीआई का प्राइवेटाइजेशन करने का कोई तुक नहीं बनता था। और सरकार ये चीज और बता दे, जो आपका एलआईसी है, एलआईसी को भी पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आप बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जब वो उसके शेयर सबसे नीचे होते हैं या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो एलआईसी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उन सेक्टर यूनिट में किया जाता है। और दूसरी बात आपको बताएं, इस पैंडेमिक में भी एलआईसी का ही फंड काम आया। तो ऐसी स्थिति में जो सेक्टर आज की डेट में आप अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, कल की ऐसी परिस्थितियां फिर आ जाएंगी, तो ये पैसा कहां से लाएंगे? तो आप कहेंगे कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तब कहेंगे आप हमारे कंट्रोल में। राजेश सिंघल जी जवाब दे दीजिए कि अगर ये सारी जो इस समय अच्छा प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी और कल आप कहेंगे कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। चलिए लगता है राजेश जी तक आवाज कुछ ध्वनि प्रॉब्लम है। उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब आपका फाइनल कमेंट। इनके पास जो है इस देश की भलाई के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने नौकरियां बेच दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी। ये जो वादे करके आए थे, इन्होंने कहा था प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। 1 रुपया दिया इन्होंने कहा साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने किसी को रोजगार दिया हो? आप इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने पूरे देश में कहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, बस समय मापा इतना ही था। गजराज सिंह जी आपका फाइनल कमेंट। उस्मानी साहब ठीक है, गजराज सिंह जी आपका फाइनल कमेंट।
क्या कहा इन्होंने। जी फाइनल कमेंट। जी गजराज जी अगर आपको आवाज मिल रही हो, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? बिल्कुल बर्बादी की तरफ है। अब मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, 35 साल का तजुर्बा मेरे सामने है। इस हिंदुस्तान को भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने तबाह कर दिया है। जो ये राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, इससे बेरोजगारी बिल्कुल पूरी तरह से बढ़ जाएगी। गरीब ही नहीं रहेगा, किसान बिल्कुल तबाह हो जाएगा। डाटा तो आ रहे हैं कि तमाम सारे गरीब ऊपर हो गए, गरीबी रेखा से निकल गए हैं। गजराज सिंह जी, करोड़ों लोग बता रहे गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए हैं, आप कह रहे गरीबी नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई चल रही है और महाभारत चल रही है। 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के महाभारत चल रही है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं सिलसिलेवार कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर महीने में क्या बड़ा काम कर रही है, उनकी नाकामियां गिना रहे हैं। तो दूसरी ओर प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो पलटवार करके कांग्रेस पर ही इस नाकामियों का ठीकरा फोड़ रहे हैं और कांग्रेस को ट्विटर की पार्टी बता रहे हैं। यहाँ इतना ही नहीं, उन्होंने चीन के साथ मिलकर के काम करने का भी बड़ा आरोप लगा दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम आप सब अब नहीं तो कब